everyone. Today we are going to start a new book. Book name is MCO3. जैसे ही हमने MCO 15 कंप्लीट की थी वैसे ही हम इस बुक को कंप्लीट करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ये सब्जेक्ट भी आपका एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करा दूँ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो भी मैं वीडियो करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, आपको पता चल जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस रिसर्च होता क्या है? रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ सिस्टेमेटिक स्टडी। जो रिसर्च है वो एक प्रोसेस है सिस्टेमेटिक स्टडी की ऑफ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग्स इट्स सॉल्यूशन। रिसर्च एक प्रोसेस है, सिस्टेमेटिक स्टडी की जाती है इसमें प्रॉब्लम्स की और फाइंड किए जाते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, जो प्रॉब्लम उनके सॉल्यूशन को फाइंड किया जाता है इसमें। अब सिस्टेमेटिक रिसर्च is done through collection, analysis and interpretation of data collected from other various sources। इसमें बताया गया है जो सिस्टेमेटिक रिसर्च है वो की जाती है किस के थ्रू कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं किसको, डाटा को जो कलेक्ट किया गया है बहुत सारे सोर्सेज से। ठीक है, इन अदर वर्ड्स बिजनेस रिसर्च इज़ अ सिस्टमाइज्ड एफर्ट्स टू गेन नॉलेज। दूसरे वर्ड्स में हम कहें बिजनेस रिसर्च क्या है? एक सिस्टेमेटिक एफर्ट्स है जो कि लगाया जाता है नॉलेज को गेन करने के लिए। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं जो भी हमने पढ़ा अब तक। बिजनेस रिसर्च एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस? सिस्टेमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं फिर उनके सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। और सिस्टेमेटिक रिसर्च की जाती है कलेक्ट करके, एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके डाटा को, जो डाटा कलेक्ट किया गया है वेरियस सोर्सेज से। और दूसरे वर्ड्स में हम कहें बिजनेस रिसर्च एक सिस्टेमेटिक एफर्ट है जो कि लगाया जाता है, एफर्ट लगाए जाते हैं क्या करने के लिए? नॉलेज गेन करने के लिए। ये था हमारा बिजनेस रिसर्च। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है इसके, मतलब कि इम्पोर्टेंस क्या है। बिजनेस रिसर्च प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस रिसर्च है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बिजनेस की सक्सेस में और ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब कि जो बिजनेस रिसर्च है वो सक्सेस और ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इन्वॉल्व करता है कंडक्टिंग सिस्टेमेटिक इन्वेस्टिगेशन and studies to gather information and insight related to various aspects of the business operation, strategy, customer etc। इसमें बोला गया है कि ये इन्वॉल्व करेगा कंडक्ट करेगा? सिस्टेमेटिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और स्टडी की जानी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन गैदर की गई है वो स्टडी की जानी चाहिए। इंसाइट रिलेटेड टू वेरियस एस्पेक्ट, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है किस के बारे में? ऑपरेशंस के बारे में, स्ट्रेटजीज़ के बारे में, कस्टमर्स के बारे में। तो सारी डिटेल्स जो हमने कलेक्ट की थी वो पढ़ी, मतलब कि इसमें गैदर की थी वो पढ़ी जानी चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं हमें, क्या क्या की इम्पोर्टेंस है। देखो यहाँ से देखो पहले क्या बता रखा है इसमें। बिजनेस रिसर्च जो भी क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं, इसमें कैसे सोल्व करें वो देखते हैं। फिर अगर आपको पता चल गया, आप देखो सबसे पहले बिजनेस रिसर्च करोगे। कैसे रिसर्च करोगे? पहले देखो भी कस्टमर की क्या डिमांड है, क्या मतलब क्या कुछ चाहिए। ठीक है, बिजनेस रिसर्च में जो प्रॉब्लम है वो देखी जाती है और उनके सॉल्यूशन को निकाला जाता है। अगर आप बिजनेस रिसर्च करते रहोगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ पता चलती जाएगी कि क्या इन्वायरमेंट में चल रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है और क्या हमारे बिजनेस को हार्म करेगा, मतलब क्या चीज़ है जो हार्म करेगी। थ्रेट का भी पता चल जाएगा और आपके पास मतलब जैसे आप रिसर्च करोगे तो आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होंगे तो उनमें से आपको बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनने का भी मौका मिल जाएगा। ठीक, आपको पता चल जाएगा ये बेस्ट अल्टरनेटिव है। तो तीनों समझ आ गए। अब देखते हैं यहाँ इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। अगर आपके पास मतलब कि आपको पता है भाई ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये थ्रेट है, तो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो ना। तो डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होगी आपकी। मेक अंडरस्टैंडिंग मतलब जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो भी अच्छी होगी जिससे आपको पता चल जाएगा, मतलब एक आप स्टेबल डिसीजन ले पाओगे। कम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर आपको पता है कि भाई इस चीज़ की डिमांड चल रही है और दूसरे लोग रिसर्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उस चीज़ को बनाने की कोशिश करोगे तो कंपटीशन का एडवांटेज ले सकते हो ना आप। रिस्क मैनेजमेंट, आपको पता चल जाएगा ये थ्रेट आने वाला है हमारे बिजनेस में, तो आप उसको पहले ही रोकने की कोशिश करोगे तो रिस्क भी आपके जो इसका मैनेजमेंट का वो कम हो जाएगा। प्रोडक्ट एंड सर्विस डेवलपमेंट,
आप जो प्रोडक्ट चल रहा है जिसकी डिमांड हो रही है आप सबसे पहले वो बनाओगे। उसके मतलब पूरी जो कि आपके एनवायरनमेंट में जो भी काम कर रहे हैं दूसरे बिजनेस वाले, उनसे पहले आप प्रोडक्ट को बनाओगे और सर्विस बनाओगे, सर्विस दोगे, तो उन चीज़ों की भी आपके बिजनेस में डेवलपमेंट हो जाएगी। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, तो मतलब कि आपको सारी चीज़ों का पता है बिज़नेस के बारे में कि ये थ्रेट आने वाला है, ये कुछ चल रहा है, ये होने वाला है, तो आपको सब कुछ पता है ना। कस्टमर की ये डिमांड है, ये वो है, और आपके बिजनेस में ये प्रॉब्लम चाहिए, तो आपकी परफॉर्मेंस भी तो अच्छी होगी। बिजनेस एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, आपने रिसर्च की है तो क्या होगा, उससे एक्सपेंशन भी होगी, ग्रोथ भी होगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होंगे क्योंकि आपको पता भाई कस्टमर को ये चीज़ चाहिए है, और लॉयल्टी होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंस। एक बार और देखते हैं क्या क्या थी। ये यहाँ से देखते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। पहले क्या प्रॉब्लम है आप देखोगे, मतलब कि आपने बिजनेस रिसर्च किया है तो आपको पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है, कैसे उसको सोल्व करोगे ये भी पता चल जाएगा रिसर्च करने के बाद। जो अपॉर्चुनिटी आ गई सबसे पहले आप लेने की कोशिश करोगे, जो थ्रेट आएगा उसको कम करोगे, इससे थ्रेट को मतलब हटाओगे तो क्या होगा, रिस्क कम होगा। अब है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनना है। अब है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, आपको एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो, आपको जो सब कुछ पता है कि भाई बिजनेस में चल रहा है, ये थ्रेट आने वाला है, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये पब्लिक ये डिमांड कर रही है, ये टेक्नोलॉजी आने वाली है, हमें ये यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको सब कुछ पता है, तो आप क्या करोगे, अच्छा डिसीजन लोगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी, और कम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हो आपका रिस्क कम होगा। प्रोडक्ट और सर्विसेज को सबसे पहले आप बनाओगे, और सब कुछ सबसे पहले आप डेवलपमेंट करोगे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में, परफॉर्मेंस अच्छी होगी आपकी, बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो आप, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो। तो हमने ये पढ़ लिया बिजनेस रिसर्च एंड बिजनेस रिसर्च की इम्पोर्टेंसेस। अब देखते हैं मेथड ऑफ रिसर्च। अ मेथड ऑफ रिसर्च रेफर्स टू अ specific approach or technique used to conduct a study or gather information in a systematic or organized manner। इसमें क्या बताया गया है, यह मेथड ऑफ रिसर्च, ये क्या एक मेथड है रिसर्च करने का, जिससे टू अ स्पेसिफिक अप्रोच और टेक्निक, ये एक मेथड है रिसर्च करने का, एक स्पेसिफिक अप्रोच को, टेक्निक को जो कि यूज़ की जाती है कंडक्ट अ स्टडी और गैदर इन्फॉर्मेशन, जो आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो एक सिस्टमेटिक मैनर में, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। तो ठीक है, ये आ गया समझ में। अब देखते हैं इसके मेथड क्या क्या हैं। देखो यहाँ रिसर्च मेथड प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर कलेक्टिंग डाटा, एनालाइजिंग, ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन रिसर्च ऑब्जेक्टिव। इसमें बताया गया है जो रिसर्च मेथड वो प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क कि कैसे आपको डाटा कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, और फिर कंक्लूजन कैसे बनाना है, जो कि सारा बेस होता है रिसर्च के ऑब्जेक्टिव पर। अब देखते हैं इसके मेथड कौन कौन से हैं। देखो यहाँ से देखते हैं इसके मेथड। सर्वे, हम सर्वे करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कुछ आने वाला है। कंप्लीट पॉपुलेशन ना टारगेट करके उनमें से कुछ लोगों को टारगेट करते हैं और उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये होता है सर्वे। ठीक है, पूरी पॉपुलेशन को नहीं देखते, हम उनमें से कुछ पर्सन्स को उठाएंगे और उनसे डाटा को कलेक्ट करेंगे। सेकेंड मेथड है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके रिजल्ट निकालना। ऑब्जर्व का ये मतलब नहीं है कि बस देख कर ही उसको सुनना, उसको फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी से मतलब उसको पता लगाना कि क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, उसके बारे में मतलब रिजल्ट निकालना। जस्ट ऑब्जर्व का मतलब देखना नहीं होता, सुनना भी होता है, उससे जाके बातचीत भी करना होता है, तो ये होता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस तरीके से भी हम बिजनेस रिसर्च कर सकते हैं या मतलब रिसर्च कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है केस। केस कैसे, जैसे सर्विस प्रोवाइड करने के बाद देखते हैं फ़ायदा हुआ है या नहीं, या मतलब केस होता है डीप स्टडी करा, जैसे बोलते हैं ना, जो हमारे पहले हमने 12th में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी थी, केस स्टडी होती है उसमें, तो वैसे मतलब बहुत डीप में स्टडी करना, ये होता है हमारा केस। नेक्स्ट वन इज़ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में बताया गया कंडीशन दी होती है, एक सेकेंड, कंडीशन दी होती है, जो करना है लिमिट में रह के करना है। नहीं, इसमें देखो एक्सपेरिमेंट क्या बोलेंगे हम इसमें, कि कुछ भी चीज़ है, जैसे कि हमारे पास हम साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो उसके बिहाफ पे है ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो इसमें क्या होगा, प्रूफ चाहिए हमें, हम प्रूफ दिखाएंगे तभी हम उस चीज़ को मानेंगे। ये था हमारा एक्सपेरिमेंट में। हिस्टोरिकल क्या है,
बेस्ड ऑन हिस्ट्री, जो भी डाटा बेस है हिस्ट्री पे, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। कंपेरेटिव मतलब कि दो पर्सन के बीच में कंपेयर करेंगे हम, कंपैरिजन करके तभी हम डाटा को लिखेंगे। एक बार और देखते हैं यहाँ सर्वे का मतलब है आस्किंग पीपल क्वेश्चन, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे हम थ्रू इंटरव्यू से भी, ऑनलाइन पोल्स कर सकते हैं और क्वेश्चनरीज कर सकते हैं, तो ये भी सर्वे हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन, वॉचिंग लिसनिंग पीपल, और उसका बिहेव देख के इंटरेक्ट करके इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है उसी इन्वायरमेंट में हम उसे इंटरेक्ट करेंगे, तो होता है ऑब्जर्वेशन। अब एक्सपेरिमेंट, कोई टेस्टिंग करना किसी प्रोडक्ट की, और हमें क्या चाहिए उसमें प्रूफ भी चाहिए कि प्रूफ दिखाओ, तभी हम इसका रिकॉर्ड लिखेंगे। केस स्टडी होता है डीप में स्टडी करना उसकी। कंटेंट एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस मतलब कि कोई भी आपके पास कंटेंट है, जैसे कि मैं बुक है, उस बुक में से हम कुछ डाटा को एनालाइज करेंगे, टेक्स्ट को एनालाइज करेंगे। फोकस ग्रुप, कुछ मतलब कि ग्रुप में जाकर डिस्कशन करा तभी, हाँ, तो फिर कि हम भी रिसर्च कर सकते हैं, ये भी एक मेथड होता है ग्रुप में जाके डिस्कशन करना। इंटरव्यू लेकर भी कर सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा में क्या आता है कि पर्सनली जाकर भी, और क्वेश्चनरीज मेथड से जो ये वाले थे हमारे, उनसे जाके भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी डाटा होता है जो पहले से ही पब्लिश है, उनसे भी कलेक्ट कर सकते हैं, क्वालिटी देखकर पर्सन की और क्वांटिटी देखकर। तो ये थे हमारे मेथड ऑफ रिसर्च। देखो हमने मेथड पढ़ लिया, पढ़ते हैं हम टाइप। एक ये डेफिनेशन है जो कि रेडमैन और मैरी के द्वारा दी गई थी, जो हमने पहले पढ़ी थी। सिस्टमाइज्ड एफर्ट है क्या करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो वहाँ। अब टाइप्स देखते हैं, टाइप क्या क्या होते हैं इसके। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या आएगा कि सब सारा का सारा डिफाइन करना, मतलब डिस्क्राइब करना क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, तो ये आएगा इसमें। देखो अगर कोई इवेंट हुआ तो कब हुआ, कब स्टार्ट हुआ, उस इवेंट में क्या हुआ और कब ख़त्म हुआ, तो ये सारा देखते हैं इसमें क्या क्या। अगर कुछ हुआ है तो कब हुआ, क्या हुआ उसमें, और कब ख़त्म हुआ। डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट, मतलब कि अब जो चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है वो लिखते हैं इसमें हम। रिसर्चर रिपोर्ट, व्हाट हैज़ हैपन और व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हुआ था और क्या हो रहा है, ये होता है डिस्क्रिप्टिव में। अब देखते हैं एनालिटिक। देखो ये एनालिटिक में देखते हैं हम क्यों हुआ, ठीक है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, जो मान ली कोई भी एक्सीडेंट हुआ है वो कब हुआ, ठीक है, वो देखेंगे कब हुआ, कहाँ हुआ। इसमें देखते हैं क्यों हुआ और कैसे हुआ, रीज़न देखते हैं। इसमें इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसका एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट कौन सा इसका हमारा फंडामेंटल या बेसिक और या प्योर रिसर्च बोल सकते हैं हम इसको, और एक है हमारा अप्लाइड वाला। अब देखो इसमें क्या है, फंडामेंटल में नॉलेज को गेन करने के लिए हम रिसर्च करते हैं, मतलब हमें कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा, बस खाली नॉलेज है, हमें अपनी नॉलेज के लिए रिसर्च कर रहे हैं। इसमें क्या है, रिसर्च किया उससे कोई प्रॉब्लम सोल्व की जाए, तो वो होता है अप्लाइड वाला। अब कोई प्रॉब्लम है उसके बिहाफ पे हम रिसर्च कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए, तभी वो रिसर्च मानी जाएगी। ओके, अब हमारी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटी में क्या देखेंगे हम, पर्सन की क्वालिटी देखेंगे कि क्या, मतलब कि वो दयालु है, एटीट्यूड वाला है, लव हेट, तो ये देखा जाता है इसमें। और क्वांटिटिव में देखा जाता है कि उसको मेजर किया जाए, ठीक है, उसकी क्वांटिटी हो इसमें। मान लें कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम में क्या है कि आपको कितना टाइम लगा, ठीक है। वैसे 3 आवर का एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, आपको एक क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम लगा, तो वो होता है क्वांटिटी, जिसे आप मेजर कर सकें। और क्वालिटेटिव में आपकी एटीट्यूड देखा जाएगा, हेट, लव, ये देखे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंसेप्चुअल और इम्पेरिकल। कंसेप्चुअल में क्या, कंसेप्ट देखते हैं, और इम्पेरिकल में क्या है, एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब इसमें क्या है, कंसेप्चुअल में न्यू कंसेप्ट थ्योरी बनाते हैं, इसमें क्या न्यू कंसेप्ट थ्योरी बनाते हैं, या जो बने हुए हैं उन कंसेप्ट को रीडेवलप करते हैं, कोई प्रैक्टिकल नहीं किया जाता इसमें, ठीक है। जो चाहे तो नया कंसेप्ट बनाएंगे या फिर हम जो कंसेप्ट बना हुआ है उसको ही रीडेवलप करेंगे, ये था कंसेप्चुअल में। अब देखते हैं इम्पेरिकल। इम्पेरिकल में एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें हमें प्रूफ चाहिए होता है, एक्सपेरिमेंट चाहिए होते हैं, एक्सपेरिमेंट पर बेस है। जैसे कि डीएनए की टेस्टिंग करते हैं तो उसमें प्रूफ चाहिए होना, क्या इसका डीएनए आया है, ठीक है, क्या डीएनए की रिपोर्ट है, तो उसमें प्रूफ चाहिए। तो ये थे हमारे टाइप्स, मेथड देख लिए हमने, इसके टाइप देख लिए। अब हम करेंगे प्रोसेस।
देखो प्रोसेस में क्या क्या बताया हुआ है। पहले सबसे पहले है प्रोसेस में प्रॉब्लम डेफिनेशन, मतलब कि प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। अगर आप कुछ रिसर्च करने जा रहे हो तो उसका कोई प्रॉब्लम तो होनी चाहिए, तभी आप रिसर्च करोगे ना। ऐसे तो है नहीं भाग लोगे मुंह उठाकर। तो आपको क्या चाहिए, कोई प्रॉब्लम चाहिए, तभी आप रिसर्च करोगे। फर्स्ट। सेकेंड, रिसर्च डिज़ाइन कैसे करनी है, तो ठीक है वो है रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट, लिटरेचर रिव्यू। अगर मतलब जो आप रिसर्च करने जा रहे हो तो आप कैसे, मतलब कि जो बुक है आपके पास, बुक में से भी तो कर सकते हो ना, कि बुक में से भी आपको कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है। नेक्स्ट, डाटा कलेक्शन। डाटा को कैसे कलेक्ट करोगे, उसके बारे में डाटा को देखोगे ना कि कैसे ये मतलब क्या क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी, किस मेथड से आप डाटा को कलेक्ट करना चाहोगे, तो वो देखेंगे हम इसमें। प्राइमरी तरीके से करोगे या सेकेंडरी मेथड से करोगे, ये देखना है आपको। नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस। जो आपने डाटा कलेक्ट किया उसको एनालिसिस करोगे। किस तरीके से एनालिसिस करोगे, जैसे कोडिंग हो गया हमारा, एडिटिंग करके, या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, इन तरीकों से। नेक्स्ट है फाइंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। अगर कुछ भी आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम दिखती है तो उसको फाइंड करोगे, फिर इंटरप्रेट करोगे उसको। अगर फिर वो सोल्व हो जाती है तो आपको रिपोर्ट राइटिंग और फिर प्रेजेंटेशन। ओके, ये थी हमारी प्रोसेस। एक बार और देखते हैं इसको। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम का पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, तभी आप रिसर्च करोगे। रिसर्च डिज़ाइन कैसे करनी है, कैसे डिज़ाइन करोगे उसका, मतलब कैसे कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं आपको, आप उसको बुक से भी देखोगे, मतलब जो कि इनकी बुक्स भी आती हैं कि कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए इस तरीके की रिसर्च कर सकते हो, आप ऐसे ऐसे जा सकते हो। तो आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, फिर डाटा को कलेक्ट करोगे प्राइमरी या सेकेंडरी मेथड से, जो उनसे आपको अच्छा लगेगा। फिर डाटा की एनालिसिस करोगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम थी तो फाइंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन करोगे, और फिर रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन करोगे। तो ये था हमारा चैप्टर। नहीं अभी तो एक टॉपिक और रहता है इसका, एक सेकेंड। ये है हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का, सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब कि रिसर्च प्रॉब्लम के क्या क्या सोर्सेज, आप जो रिसर्च है वो क्यों करते हो, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आती है तब आप रिसर्च करते हो। ठीक है, वो सोर्सेज देखने हैं हमने क्या क्या। अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है तब आप रिसर्च करते हो। बिजनेस प्रॉब्लम कैसी, बिजनेस की पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम आ गई, मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ गई, तो बिजनेस की प्रॉब्लम को देखकर रिसर्च करना। ठीक है, फर्स्ट सोर्स हो गया बिजनेस प्रॉब्लम। सेकेंड है डे टू डे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती है, जो रिसर्चर है इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, इनको देखकर भी आप रिसर्च कर सकते हो। अनएक्सप्लोरेड एरियाज़, मतलब कि जो एरियाज इतने डेवलप नहीं हुए हैं वहाँ पे भी आप रिसर्च कर सकते हो। आपको पता चले कि क्या प्रॉब्लम चल रही है जो डेवलप नहीं हुए हैं। जहाँ पर रिसर्च नहीं हुई है वो एरियाज़ को फाइंड आउट करना और फिर वहाँ पे रिसर्च करना। ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी चेंजेस। अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ रहा है, जैसे कि न्यू फ़ोन आ रहे हैं, न्यू मशीनरी आ रही है, उनमें भी कोई वायरस आएगा ना, तो ये है टेक्नोलॉजी चेंजेस, इन पे भी रिसर्च कर सकते हो आप। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ ओन इंटरेस्ट। अगर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स में जाके, कोई गेम है आपका तो वहाँ पे भी आप रिसर्च कर सकते हो, पर आपको उस गेम के बारे में पूरा का पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, तभी रिसर्च कर सकते हो आप उसके बारे में। नेक्स्ट है बुक्स, थीसिस एंड आर्टिकल। कुछ भी जो कि बुक है, थीसिस है और आर्टिकल्स हैं, इनमें भी कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम्स मिल जाती है, तो उस पर भी आप रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट है पॉलिसी प्रॉब्लम। जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाते हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि जीएसटी पॉलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, इंक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है, आप कैसे उसको वो इक्वल कर सकते हो। ठीक है, BOP मतलब क्या पढ़ा था हमने, बैलेंस ऑफ, इससे पहले वाले जो हमारा वो था, ठीक है, उसमें पढ़ा था हमने। ये है, इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर मान लें कि पेट्रोल है, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज़ हो गया, डीजल का प्राइस इंक्रीज़ हो गया, तो क्या सॉल्यूशन निकलेंगे उनके। ठीक है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब कैसे आप उसको बैलेंस कर सकते हो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की पॉलिसी को। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट कम करे, तो आप कैसे बैलेंस करोगे। ओके, ये थी पॉलिसी प्रॉब्लम। नेक्स्ट है डिस्कशन विद सुपरवाइज़र और अदर नॉलेजेबल पर्सन। आप डिस्कशन कर रहे हो किसी सुपरवाइज़र के साथ या किसी नॉलेजेबल पर्सन के साथ, तो उनसे डिस्कशन करते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम पता चलती है तो आप उस पर भी रिसर्च कर सकते हो। ये थे हमारे रिसर्च प्रॉब्लम के सोर्सेज। आप किस तरीके, मतलब किन किन चीज़ों में आप रिसर्च कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें मेन है इम्पोर्टेंस। मैं आपको एक बार शॉर्ट तरीके से भी दिखा देती हूँ इम्पोर्टेंस को, जो इजी हैं।
बेटर डिसीजन ले सकते हो, आप प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास, आप कस्टमर्स को जान सकते हो, गुड स्ट्रेटजी बना सकते हो, न्यू आइडियाज़ को लेके आ सकते हो, रिस्क को कम कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो अपने बिजनेस को। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंस, जोन से भी आपको अच्छी लगे आप कर सकते हो। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।